जय हिंद दोस्तों। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं कोरोना और हम लोग, जो एक संयुक्त प्रयास है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाई और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसमें हम पिछले लगभग सवा महीने से ऊपर हो चुका है, प्रतिदिन मिल रहे हैं और विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय है पुस्तक इन दिनों, जिसमें हम जय सिंह जी की किताब सिनेमा बीच बाजार पर चर्चा करने वाले हैं। आगे की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर स्मिता मिश्रा मैम। आप सभी को नमस्कार और बड़ा विनम्र रूप से मैं आप सबको बड़ा प्रणाम कर रही हूँ। और जय सिंह जी से ये दूसरी बार मुलाकात है और पिछली मुलाकात में ही मुझे लग गया था कि हमारे अगले जो पुस्तक होगी वो जय सिंह जी की ही पुस्तक होगी। सिनेमा पे हम बातचीत करते हैं और अगर हम ये कहें कि सिनेमा को मनुष्य को कला से रहित जो मनुष्य होता है उसे बिना पूछ का जानवर कहा जाता है। तो जो साहित्य है, संगीत है, कला है, यह हमें मनुष्यत्व प्रदान करती है। और जो सिनेमा है वो सिनेमा इन सबका सम्मिश्रण है। वो साहित्य भी है, वो कला भी है, वो संगीत भी है और साथ ही साथ वो विज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो जहाँ साहित्य, कला, संगीत, इनका जो उद्देश्य होता है कि कोई जो साहित्य रचता है, संगीत रचता है, कला रचता है, तो उसमें एक उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, स्वांतः सुखाय। यानी जो पावरफुल एक जो एमर्जेंस है फीलिंग की, संवेदनाओं की, जिसका एक आउटकम होता है कला में। तो स्वांतः सुखाय होना अफोर्ड कर सकते हैं साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, यानी जिनका पहला उद्देश्य भी यही हो सकता है और अंतिम उद्देश्य भी यही हो सकता है। लेकिन सिनेमा एक कंपोजिट आर्ट है, साइंस है, जिसमें अनेक साइंटिफिक टेक्नीशियंस, कला कौशल विशेषज्ञों की जरूरत होती है। तो ये कतई संभव नहीं है कि एक का स्वांतः सुखाय अनेक का स्वांतः सुखाय बन जाए और पैसे की इसमें जरूरत खत्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पैसे पर जो इसका जो आर्थिक पक्ष है, सिनेमा का जो आर्थिक पक्ष है, उस पर जो निर्भरता है वो बहुत अनिवार्य हो जाती है। हमें ऐसा लगता है, हमें जो लगता है वो कितना सही है कितना गलत है इस पर चर्चा आगे होगी, लेकिन कुछ ऐसे ही बिंदुओं को तलाशते हुए हमारे बीच में जय सिंह जी हैं। जय सिंह जी जो संपादन के साथ तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उसे मैं एक तरफ रखते हुए फिल्म लेखक और समीक्षक और विशेषज्ञ के तौर पर मैं समझती हूँ। और सिनेमा बीच बाजार नामक जो पुस्तक है, जो सामयिक प्रकाशन से छपी है, लगभग 250 पृष्ठों की ये पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है जिन इन मुद्दों से गुजरती है, इसकी रचना प्रक्रिया क्या है, यह हम जय सिंह जी से सुनेंगे। और साथ ही विष्णु शंकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ। विष्णु शंकर जी जो कि फौजी कॉलिंग एक ऐसी फिल्म जो कोरोना, जो गत वर्ष कोरोना का जो समय काल था और उसके बीच में जो थोड़ा समय, शायद वो बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट रहा होगा जब थोड़े समय के लिए सिनेमा या इस तरह की कोई चीज खुली होगी। तो मुझे जैसे बताया कि उस समय केवल 2 ही फिल्में ऐसी थी जो सिनेमा घर का मुंह देख सकी। एक रूही आपने बताया और दूसरी फौजी कॉलिंग, जिसमें शर्मन जोशी लीड रोल में रहे। और तो मैं विष्णु शंकर जी का
जो फिल्म निर्माण के पक्ष से जुड़े हैं, फिल्म निर्देशन के पक्ष से जुड़े हैं, फिल्म थिंकिंग, फिल्म के वैचारिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। आज वे इस पुस्तक पर भी वार्ता और इस पुस्तक के बहाने सिनेमा पे बातचीत करने के लिए भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जय सिंह जी से कहूंगी, इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए इस पुस्तक की जो रचना प्रक्रिया है, कैसे आपने मुद्दे दिमाग में आते हैं, चीजें आती हैं और आप लेखन प्रारंभ करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जाम्स कल से शुरू हो गए हैं, तो अभी कुछ बच्चे एग्जाम्स में हैं, खत्म होंगे, वो ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे। जी जय सिंह जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। हाँ सर जी। एक बार फिर से आभार कि आपने मुझे यहाँ दोबारा आमंत्रित किया और मुझे बात करने का मौका दिया। जैसा कि ये किताब सिनेमा 20 बाजार इस शीर्षक ही संकेत करता है कि इसमें सिनेमा और बाजार के संबंधों पर चर्चा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सिनेमा और कला का जो संबंध बताया, इस पर आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला। तो इस किताब का पहला अध्याय ही सिनेमा कला या उत्पाद पर है। इसका पहला अध्याय सिनेमा कला है या उत्पाद है, इसी से शुरू किया, क्योंकि ये किताब शुरू करने से पहले जो मन में पहला प्रश्न आया वो ये है कि ये सिनेमा कला है या उत्पाद है, या कला और उत्पाद दोनों हैं, ये है क्या? क्योंकि जब ये शुरुआत में सिनेमा आया तब इसे कला मानने से ही इनकार कर दिया गया, तब इसको कला मानने नहीं किया। और आज ये सारी कलाओं पर खड़ी है। तो कला और उत्पाद के बाद भी ये बाजार से जुड़ी, ये ऐसी कला है जो सीधे बाजार से जुड़ी है और महंगी कला है, महंगा माध्यम है। इसको बनाने में, इसको प्रोड्यूस करने में जो लागत आती है वो अब करोड़ों में है। तो इतनी बड़ी लागत जब किसी कला पर लगती है और फिर वो बाजार में जाती है, तो उसका बनने से लेके और बाजार तक जाने तक, यानी दर्शकों तक पहुंचने तक उसकी जो यात्रा होती है, उसमें कहाँ कहाँ आपको ज्यादा एहसास होगा और आपको ज्यादा अनुभव होगा कि प्रोड्यूसर को अपना एक फिल्म के लिए क्या से क्या पापड़ दे। शुरुआती दौर में तो फिल्मों को एक कला मानने से ही इनकार किया गया और यूरोपियन ये कला थी। यूरोप संभवतः मुझे शायद आवाज नहीं सुनाई दे रही जय सिंह जी की, और लोगों को नहीं, अभी उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई दी। अच्छा मेरे यहाँ तो तस्वीर रुक गई है। जी सर एक बार एग्जिट होकर फिर से इन कीजिए, संभवतः इंटरनेट का फॉल्ट है। इस बीच में मैं पवन कौंडल जी का भी स्वागत करती हूँ। आईएनसी से आप संपादन विभाग के हेड हैं। नमस्कार पवन जी। और आप इंदिरा गांधी आप आईपी यूनिवर्सिटी और आईपी कॉलेज के इतने बड़े अनुभव को लेकर के आप आईएनसी में इतना बड़ा विभाग संभाल रहे हैं, आपका स्वागत है। जी जी जय सिंह जी। जी 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 मेरा कनेक्शन जो है लॉस्ट हो गया। जी ये आवाज आ रही है? हाँ कोई बात नहीं सर। हाँ जी बाकायदा सर। तो
सिनेमा जो है कलाओं की श्रेणी में या वर्गीकरण में वो सबसे निचले वाले पायदान पर माना गया। 8वें 9वें पायदान पर वो सिनेमा को माना गया। तो उसमें बहस ये थी कि सिनेमा प्योर कला नहीं है, ये एक तकनीकी माध्यम है, ये टेक्निकल है, वो प्योर आर्ट नहीं है। इस बात में भी दम था, यहाँ पे प्योर आर्ट नहीं है, ये टेक्निकल मीडियम है। लेकिन मनोरंजन और लोग से जुड़ी हुई कला है, एक तकनीकी माध्यम से गुजर के निर्माण के बाद ये लोगों तक पहुंचती है, दर्शकों तक पहुंचती है। तो इसको कला मानना न मानना भी एक सही मुद्दा नहीं है, सही बहस नहीं है। तो कुल मिला के इसको 50 साल 60 साल लग गए अपने आप को ये सिद्ध करने में कि ये कला है। और आज की तारीख में ये सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली कला है, इसने सारी कलाओं को पीछे छोड़ दिया। और ये भी एक सत्य है कि इसमें सम्मिश्रण है, इसमें कई कलाओं का सम्मिश्रण है। और ये तकनीक के माध्यम से जो इसका जो रूप उभर के आता है, जो इसका फॉर्मेट है, वो अब सारी कलाओं पर भारी है। इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी इसकी जो रीच है, जो ऑडियंस है, जितना दूर तक इसकी बात जाती है, उसका भी कोई आज की तारीख में कोई कला मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब इसको कला या उत्पाद से निकाल के इसका एक जो पहचान है, उसको कहा गया है कि अब ये सांस्कृतिक प्रोडक्ट है, ये सांस्कृतिक उत्पाद है। अभी जो वैश्विक स्तर पर एक सिनेमा को जो एक पहचान दी गई है, वो ये है कि ये जो है एक सांस्कृतिक प्रोडक्ट है, कल्चरल प्रोडक्ट है। और इसको सारी दुनिया में कहानियों के माध्यम से, किरदारों के माध्यम से इसने कला, संस्कृति, लोगों की जीवन शैली, भाषाई जो सीमाएं हैं, वो सारा तोड़ के इसने एक ग्लोबल रूप ले लिया है। तो कला और उत्पाद के बीच में निकलकर अब ये एक सांस्कृतिक उत्पाद है, ये माना जाता है, लेकिन महंगा माध्यम है, लागत बहुत आती है। जब लागत की बात आती है तो जो इस पर पैसा लगाएगा उसको उसकी आमदनी और उसकी लागत निकालने की भी चिंता रहती है और रहनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा कला माध्यम है। इसमें इन्वेस्ट बहुत होता है। तो इस किताब को लिखने का मेरा एक उद्देश्य यही था कि सिनेमा का जो बाजार है, वो शुरुआत में क्या था, पहले फिल्में कितनी लागत से बनती थी, कैसे बनती थी, वो कैसे दर्शकों तक तो पहुंचती थी, और वो लागत कहाँ से निकालती थी, कहाँ घाटे होते थे, और आज की तारीख में क्या क्या मॉड्यूल आ गए, क्या क्या टूल्स आ गए, क्या क्या तरीके आ गए हैं कि एक फिल्म की लागत कहाँ से निकाली जाती है, कैसे कैसे निकाली जाती है। वो इस किताब में हिंदी में मैंने कोशिश की कि एक जगह पर लाया जाए और एक सिनेमा को बाजार के नज़रिए से परखा जाए। जब मैंने इसके लिए हिंदी में किताबें तलाशी, अंग्रेजी में 1-2 किताबें थी जो पूरी तरीके से किसी एक सेगमेंट पर वो फोकस करती हैं, किसी बॉक्स ऑफिस पर फोकस करती हैं या किसी रीजनल फिल्मों के बाजार पे फोकस करती हैं। हिंदी में इस तरह की कोई किताब मेरी जानकारी में वो नहीं थी, अभी नहीं है। तो इस पर काम किया मैंने, और काम करते करते कला, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, म्यूजिक, कहाँ से पैसा एक प्रोड्यूसर को आ सकता है या आता है और कैसे उसमें गुंजाइश निकाली जाती है, वो सारा इस किताब में आपको मिलेगा। एक म्यूजिक पर पूरा एक अध्याय है,
बाल फिल्मों पर एक अध्याय है, डिजिटल तकनीक पर है कि भाई डिजिटल तकनीक ने एक फिल्मकार को कितनी सहायता पहुंचाई है और कितनी उसकी लागत में सहायता हुई है, कमी आई है और उसका स्वरूप बदला है। आपका ग्लोबल मार्केट क्या है हिंदी फिल्मों का, और हमारे यहाँ पर ग्लोबल फिल्मों का हमारे यहाँ पर क्या मार्केट है, और रीजनल सिनेमा कहाँ पर ठहरता है। तो आप देखेंगे कि रीजनल सिनेमा आज जो है हमारे हिंदी फिल्मों से कहीं आगे है मार्केटिंग बाजार में, खासकर ग्लोबल मार्केट में जो रीजनल सिनेमा है वो हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमाई कर रहा है। तो इसमें कुल 10 अध्याय हैं और रीजनल सिनेमा का बाजार, हिंदी सिनेमा का जो वैश्विक बाजार क्या है और विश्व सिनेमा का हिंदी में क्या बाजार है, और म्यूजिक संगीत से कैसे कमाई होती है, कैसे लागत निकाली जाती है। और एक नया चैप्टर इसमें है कि आज एक फिल्म की कहानी में, पटकथा में कैसे विज्ञापन और कैसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है। हॉलीवुड में ये 10, 15, 20 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे अभी आया है। बहुत पहले से है लेकिन इतना प्रभावी नहीं था और उसका एक प्रोडक्शन की लागत निकालने में इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। लेकिन आज 10 से 15% कुल प्रोडक्शन की लागत जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट से बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कंपनियां वो निकाल देती हैं। कौन से कपड़े हीरो पहनेगा या कौन सी घड़ी पहनेगा या कौन से रेस्टोरेंट में वो खाना खाएगा या पिज़्ज़ा खाएगा, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेगा, वो आज स्क्रिप्ट का एक हिस्सा हो गया है। उसमें बाकायदा प्रोड्यूसर की तरफ से एक टीम होती है और कंपनी की तरफ से, एडवर्टाइजर की तरफ से भी टीम है। स्क्रिप्टिंग पर ही उसमें कुछ डाला जाता है ताकि वो कहानी में लगे कि वो कहानी का एक हिस्सा है। तो ये हॉलीवुड में पहले से था, हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में भी धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कई सारी फिल्में हैं जहाँ आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये इस प्रोडक्ट का यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है। तो पूरी किताब में बाजार के नजरिए से ही इसमें चर्चा है कि क्या क्या टूल आ गए, डिजिटल तकनीक ने क्या क्या फिल्म निर्माण में भूमिका निभाई है, और एक प्रोड्यूसर को लागत कहाँ से, भी ओटीटी का उसमें जिक्र है इस किताब की भूमिका में। तब ओटीटी का था लेकिन इतना, पैंडेमिक से पहले की बात है, 2 साल पहले ये किताब का वो सब शुरू हुआ था। आज ओटीटी की क्या महत्व है हम सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में ओटीटी ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है फिल्मों का। तो ओटीटी के माध्यम से एक फिल्म या एक प्रोडक्ट आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच गया, आपके मुट्ठी में है। एक अध्याय है पूरा कि मुट्ठी में मनोरंजन। तो आपके मोबाइल फोन पे वो सारा मनोरंजन आज है। आप अच्छा डाटा पैक लेंगे और ईयरली 200, 300, 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उस पर तमाम तरह का मनोरंजन, तमाम आपकी पसंद की फिल्में वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उससे एक निर्माता को कितना फायदा होता है, कितनी कमाई होती है ओटीटी से और उसके रॉयल्टी से, म्यूजिक रॉयल्टी से, सैटेलाइट रॉयल्टी से, वो सारा इस किताब में वो सारा है। तो नए मॉड्यूल क्या क्या हैं, अभी मल्टीप्लेक्स का क्या रोल है और सिंगल थिएटर का क्या रोल है, और उसके बाद मिनीप्लेक्स आ गया। मिनीप्लेक्स के बाद अब जो है फिल्में सीधे आपके टीवी स्क्रीन पे प्रीमियर हो जाता है कि अभी कोई फिल्म रिलीज हो रही है और आपको थिएटर में नहीं जाना है, आपको अपने ड्राइंग रूम में अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखनी है, तो आप बुकिंग करिए और प्रीमियर आपके ड्राइंग रूम के स्क्रीन पर है, आप घर बैठे वो फिल्म देख सकते हैं। तो ये नए मॉड्यूल हैं कि आगे चल के सिनेमा के बाजार का क्या स्वरूप रहेगा। तो
उस तरह की इस पुस्तक में चर्चा है। और हिंदी में पहला प्रयास है ये तो पाठक बताएंगे कि किस तरह का है, प्रयास क्या है, सफल है, असफल है, कितना कुछ छूट गया, कितना कुछ नया इसमें है। ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। अमेज़न पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। हाँ, अमेज़न पर है। चलिए ठीक, अमेज़न पर है, हार्ड बाउंड है, पेपर बैक दोनों है। बहुत बेहतर। और मुझे लगा कि मैंने जैसे कहा कि पुस्तक चूंकि पैंडेमिक के कारण मेरी नजर से गुजरी नहीं, इस बीच में मैं विष्णु शंकर जी को इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर यही चाह रही हूँ कि जो पूरे परिदृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया कि इस पुस्तक में इस तरह का प्रयास हुआ। और अमूमन चूंकि सिनेमा पर हिंदी में जो किताबें हैं वो बहुत कम हैं, और अगर मैं ये बात कहूँ कि अपने FTII से मैंने भी थोड़ा सा एक छोटा सा कोर्स किया है, तो जब हम पढ़ रहे थे तो फिल्म एप्रिसिएशन का एक कोर्स था, तो उसके दौरान हुआ ये कि सब कुछ अंग्रेजी में था, थ्योरीज अंग्रेजी में, उदाहरण भी अंग्रेजी फिल्मों के। तो हिंदी जो सिनेमा है, FTII का जो बच्चा है उसको निकल के डेविड धवन के साथ ही काम करना है, उसको निकल करके करण जौहर के साथ काम करना है, या जितने भी जिस भी तरह के जो फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स हैं, इन्हीं सूरज बड़जात्या के साथ काम करना है। तो लेकिन ये फिल्म मेकर अनुपस्थित हैं उस FTII की पूरी पढ़ाई में। हमारे भारतीय जो रस सिद्धांत है, कलाओं के एक संचार का सिद्धांत है, वो सब अनुपस्थित है। पूरी सिनेमा की पढ़ाई से उस देश के सिनेमाई परिदृश्य को अनुपस्थित कर दिया जाता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है। तो ये अपने ही देश में बेगानी वाली स्थिति जो है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो हमारे जय सिंह जी हैं वो सिनेमा के तकनीकी पक्ष को और नए बदलावों को अगर इंगित और रेखांकित कर रहे हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो चूंकि अब सिनेमा का नाम ही, इस पुस्तक का नाम ही है सिनेमा बीच बाजार, तो इस बाजार, यह जो बाजार है कितनी बड़ी मजबूरी है, एक फिल्म मेकर के तौर पर मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहती हूँ जी। और इसके बाद मैं पवन जी से बात करूंगी जी। तो जैसा कि सर ने बताया, जय साहब ने, कि सिनेमा और बाजार जो इन्होंने बात की और जो पुस्तक आई है, तो आपको बधाई सर। सचमुच में हिंदी में सिनेमा पे किताबें हिंदी में भी हैं, लेकिन सबने जो चीजें उसमें फॉलो करी हैं, जो चैप्टर्स बताए, वो बहुत लेटेस्ट है, चाहे वो OTT है, डिजिटल है। और मैं जहाँ तक एक फिल्म मेकर के तौर पे, मैं अपनी अगली फिल्म अभी प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, और एक फिल्म मैंने करी भी है प्रोड्यूस, जो आप फौजी कोने की बात करें। तो ये मुझे लगता है कि जब तक हम मेकिंग करते हैं इसको, तब तक ये आर्ट होता है। एक बार जब मेकिंग तो फिर ये बाजार हो। तो लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि मेकिंग के बाद इसको बाजार ही होना है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, होना तो इसको बाजार ही है, इसलिए हम आर्ट को भी उस बाजार के ही अनुरूप क्रिएट करते हैं। तो सिनेमा के लिए मतलब चूंकि एक पोइट्री आप पेन कलम से लेके लिख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, सिनेमा आप बनाएं और दर्शक तक ना जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दो तरीके जी जी। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बता जी। हाँ। तो सिनेमा में ये जो मार्केटिंग का पहलू है, और ये अभी फिलहाल इतना तेजी से बदल रहा है कि अभी मेकर तो अभी ये बाजार इतना तेजी से कहें कि ट्रांजिशन पीरियड है कि अचानक OTT ने धावा बोला,
और ओटीटी जो भी अगले 10 सालों में थोड़ा बड़ा होता और चलन में इतना आता, वो 6 महीने में हो गया लॉकडाउन के वजह। जब मैंने फिल्म अपनी शुरू करी थी तो मैंने थिएटर के लिए शुरू किया था, उसके बाद उसको ओटीटी पे और सैटेलाइट पे जाना होता है। लेकिन थिएटर बंद हो गया और ओटीटी बहुत डोमिनेट कर गया। तो एक ऐसा पीरियड ये चल रहा है सिनेमा के लिए जिसमें कि हर 1 महीने के अंदर बाजार बदल जाता है, तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया। पिछले 100 सालों से जो चला आ रहा था वो पिछले मतलब 4-5 सालों में बहुत कुछ उठापटक मची हुई है। मैडम का सवाल क्या था, एक बार मैं फिर से वो सवाल सुन नहीं पाया था। विष्णु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जो सिनेमा पूरा का पूरा जो किताब है कि सिनेमा बीच बाजार है, तो आप तो चूंकि फिल्म मेकर हैं, तो इस बाजार की जो अनिवार्यता है, दबाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा ही दबाव है। इन्होंने जय साहब ने टॉपिक बड़ा नया उठाया है। अंग्रेजी में किताबें हैं, लेकिन पता है क्या है जय साहब, मैं आपको ये विशेषकर बताऊंगा, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैं जब एंड्रॉयड फ़ोन आया तो मैंने एक फ़ोन खरीदा। तो मैंने सोचा कि अब मैंने ये एंड्रॉयड बेसिक फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। 4-5 महीने के बाद पता चला कि मेरा फ़ोन आउटडेटेड हो चुका है। अब मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स नहीं। फिर मैंने वो लिया, फिर पता चला कि अच्छा आपको ये भी करना है, तो अब ये मॉडल नहीं, अब तो ये 2G है कि 3G है, अब तो आपको ये जी लेना पड़ेगा। अब तो हर हफ्ते मॉडल बदल जाता है। फिर मैंने कहा कि यार थोड़ा रुक के ही लेंगे, कोई ठीक ठाक मॉडल है। तो बोला कि तो वो भी रुकेगा नहीं, वो भी बदल। तो आप जो किताब लिखे हैं ना सर, अंततः मैंने सोचा कि अब जो है वही ले लेता हूँ और मैं ही अपने को बदल लूंगा कि जो मॉडल है उसी को जब तक चलेगा। सिनेमा का पे आपने जो किताब लिखी, मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि हम ये मान के चल देते हैं फिल्म बनाने कि हमें अच्छी कहानी है, हमारे पास अच्छी समझ है और हम फिल्म बनाएंगे। उस समय हमें ज्ञान नहीं होता है कि इसका आर्थिक पहलू कितना महत्वपूर्ण। और एक स्टूडेंट के लिए, एक न्यू कमर के लिए, मैंने एक बार अपने मैं आदरणीय प्रकाश झा जी जो मेरे गुरु भी हैं सिनेमा, तो उनसे मैंने कहा कि सर मुझे आगे जर्नलिज्म से सिनेमा में आना है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ूं भाई, मेरे को तो फिल्म मेकिंग जानना है। तो बोले कि फिल्म मेकिंग और कुछ नहीं है सिवाय मतलब इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस कि उसका मकसद भी होता है, वो बनता भी पैसे से है और फिर उस पैसे से पैसा ले आना ही उसका मूल मकसद होता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स से जानना चाहिए, जरूरी नहीं कि कितना आर्ट जानते हो। तो बहुत सारे लोग बॉम्बे में हैं जिन्होंने कहानी लेखन में और डायरेक्शन में और फला चीजों में महारत किया हुआ है, बट इकोनॉमिक्स लोग नहीं जानते आमतौर पर। तो जैसा आपकी ये किताब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी सिनेमा और बाजार नाम से कोई किताब अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। थोड़ा बहुत चैप्टर कहीं कहीं मिल गया है, कुछ पत्र पत्रिकाओं में 1-2 पेज मिल जाता है। फुल फ्लेट एक ये किताब जो ले आए हैं ये बढ़िया है। मैं किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी एक व्यक्ति हो जो इंटरेस्टेड हो इस बात में कि मुझे फिल्म बनानी है, तो मैं कहूँगा कि तुम पहले फाइनेंस मैनेजमेंट जो है, जो पैसे का मैनेजमेंट है, पैसा कैसे आएगा बनाने के लिए और बनने के बाद फिर उसको वसूल कैसे करो। आपने पैसे को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। आपके पास लिक्विड मनी था, उसको आपने कैमरे के साथ एक प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। आप उस प्रोडक्ट को सेल करके फिर वो लिक्विड मनी को वापस कैसे तो ये चैलेंज है और ये बहुत अच्छा है कि मैं सच में कह रहा हूँ कि आज जब मुझे कोई मिलता है कहता है कि मुझे फिल्म बनानी है, तो मैं कहता हूँ कि तो फिल्म बनाने का मतलब ये है कि तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, तुम्हें MBA कर लेना चाहिए। अब खाली डायरेक्शन सीखने और लेखन करने से फिल्म मेकिंग का कोई रिश्ता रहा नहीं। क्यों? क्योंकि फिल्म बना के घर रखोगे नहीं, और फिल्म बना के घर रखोगे तो अगर फिल्म बना दी हो तो घर पे रख नहीं पाओगे, घर रहेगा ही नहीं, बिक जाएगा।
बहुत महंगा है तो रखने की भी जगह थी। तो सिनेमा के स्टूडेंट्स को इस चीज को, जैसे इन्होंने एक चीज का जिक्र किया अपनी किताब में, इन फिल्म ब्रांडिंग, सिनेमा के अंदर में विज्ञापन होता है और दैट इज कॉल्ड इन फिल्म ब्रांडिंग। पिछले 8-10 सालों से, 15 सालों से बॉलीवुड में काफी चलन में है। इन फिल्म ब्रांडिंग के लिए ये बड़े मशहूर हैं, ये जो ऋतिक रोशन जो फिल्म है और पिताजी जो क्या नाम है, राकेश रोशन जी, जो बड़े स्टार कास्ट वाली सिनेमा है उसमें फिल्म ब्रांडिंग आजकल बहुत डोमिनेटिंग एक फैक्टर है, क्योंकि उससे कुछ हिस्सा लागत का निकलता और उसका ब्रांड होता है। तो इन्होंने इस बड़े नए पहलू को पकड़ा हुआ है। बावजूद इन्होंने जो चीजें OTT और सिनेमा अपना पैसा कैसे कैसे रिकवर करता है, इन्होंने सारी वो बातें बताई जिस पर इस वक्त चर्चा है। हालांकि अभी तक ये जो नया सिनेमा नई टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ OTT पर एक नया सिनेमा है, इसका डिसाइड नहीं हो पाया है कि इसकी इकोनॉमी रोज बदल। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये जो इतने बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फिल्में दिखा रहे हैं, ये सब लॉस इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये लॉस। एक प्रोड्यूसर के तौर पे मैं काफी घुसा हुआ हूँ बॉलीवुड में, क्योंकि मेरा मूल कार्य प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करता हूँ। उससे पहले कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो लिखना पढ़ना, थिएटर का बैकग्राउंड है, थोड़ा आर्ट समझ सब है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पे मैं बहुत माथा पटकता हूँ कि एक इतनी बड़ी फिल्म बनाई गई है, सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आता है, बहुत मामूली। अभी बालाजी ऑल्ट हो या ये G5 हो, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़ी बड़ी भी फिल्में बना रहे हैं, बड़े स्टार कास्ट की फिल्में भी खरीद लेते हैं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि राधे को जी ने अभी जो तथाकथित 250 करोड़ में खरीदा है, वो पूरे घाटे का सौदा है। हालांकि बताया जाएगा फायदे का, इसलिए बताया जाएगा कि सलमान एंड कंपनी की ब्रांडिंग को जिंदा रखना है। सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि आपको ताज्जुब होगा कि फिल्म बनी, फिल्म घाटे में चली गई, प्रोड्यूसर लूट गया है, फिर भी सक्सेस पार्टी देता है। सक्सेस पार्टी किया जाता है ताकि बाजार में जिंदा रहे। बाजार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम लूट गए, तो बाजार फिर पैसा नहीं लगाएगा, आपको कुछ फाइनेंसर मिलेगा नहीं, लुटे पीटे को कोई नहीं मिलता। राधे के साथ भी तो यही हुआ है। राधे के साथ ये हुआ है, खबरें तो ये चल रही है कि जो है वो मतलब क्या सोच रहा है पहले घंटे में, 2 घंटे में। तो ये जी विष्णु, तो मैं यही कह रहा हूँ कि सिनेमा की इकोनॉमी फिलहाल तो, पहले मुझे लग रहा है कि आज से 8-10 साल पहले तक ही बहुत सर्टेन एरिया था जहां जहां से आपका पैसा रिकवर होता था। अभी मेरे को ये जानकारी है कि हम लोग जो चलन में है बोलते 16 से 17 राइट्स जो है, सैटेलाइट, डिजिटल, म्यूजिक, उसके बाद से एयरपोर्ट ऑथोरिटी का पेट्रोल, इस तरीके से करके 16 से 17 राइट्स इतना सामान्य प्रोड्यूसर बेच पा रहा है, जबकि ये राइट्स टोटली 117 है। लमसम 117 है। जो और ज्यादा मार्केटिंग जानता है, कोई IIM से आया है MBA करके, वो 200 तरीके निकाल लेगा बेचने का। हम लोग सिर्फ तय ढर्रे पे अपनी फिल्में बेचते हैं कि सैटेलाइट बेच दिया, डिजिटल बेच दिया, थिएटर में रिलीज कर दिया और OTT, और म्यूजिक राइट आज की डेट में ऐसा नहीं। जब से कैसेट्स खत्म हुए, CD DVD खत्म हुआ, तब से म्यूजिक राइट कोई पैसा नहीं देता है। जैसे कि हमारी फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छा है, ठीक ठाक म्यूजिक है हमारी फिल्म को, म्यूजिक दिया जी क्या करता है कि पैसा नहीं देता है, वो कहता है कि आपके म्यूजिक को हम चलाएंगे अपने चैनल पे और प्रमोशन देंगे। तो मान लीजिए म्यूजिक का वर्थ उसने मान लिया कि 1.5 करोड़ वर्थ है आपके म्यूजिक का, तो हम 1.5 करोड़ का आपको प्रमोशन है।
ऐसा नहीं। म्यूजिक ये अब सिनेमा में रखना पड़ता है कि पब्लिक को चाहिए, नहीं तो म्यूजिक का पहले एक फुल फ्लेड इकोनॉमी उसकी थी, सीडी और कैसेट्स बिकते और उससे कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े पैसे, मोटे पैसे कमाए। तो म्यूजिक का पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे नए इसमें नई नई चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, कुछ हट रही हैं, कुछ जुड़ रही हैं। तो ये ऐसा दौर चल रहा है कि जैसा आपको 2 साल के बाद एक और किताब पढ़ी। फिलहाल इन्होंने जितना कवर किया है वो ठीक ठाक किया है, बहुत अच्छा किया है। एक बेसिक जानकारी मोटा मोटी इनकी किताब से ऑलमोस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, ये मामला क्या है। उसके बाद आप जितनी भी गहराई में उतरोगे उतना कम है, क्योंकि अभी पूरा मामला कोई भी नहीं जानता सिनेमा का, महेश भट्ट। ठीक है जी, बहुत अच्छी अनुभव जन्य जो आपने हमसे अपना जो ज्ञान है वो साझा किया, अनुभवों को साझा किया। और मैं पवन कौंडल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे ये बताते हुए मैं खुश हूँ कि हमारा ये जो अलुमनाई का जो कोर्स है वेब जर्नलिज्म, 2009 में हमने ये डिजाइन किया था और उसके मुख्य सूत्रधार और डिजाइनर पवन कौंडल जी ही रहे। और उस समय से लेकर के अब तक आप हमारे कोर्स में, और जो नई दिशाएं होती हैं, चाहे सिनेमा की होती हैं, कैमरा की होती हैं, हम इन्हीं पर आश्रित रहते हैं। और आप भी चूंकि कई IMC में इस समय हैं और डॉक्यूमेंट्रीज और तमाम जो फिल्मों के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़ते पढ़ाते हैं आप। केवल देश के विद्यार्थी नहीं, वहाँ जो ओवरसीज कोर्सेज चलते हैं, दूसरे देशों के विद्यार्थी आते पढ़ाने, उनके भी कोर्स को आप पूरा हैंडल करते हैं। इस पूरे परिदृश्य में जी जी पवन को मैं चाहती हूँ कि इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख पा रहे हैं। जी पवन। सबसे पहले मैं तो आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी चर्चा में मुझे जोड़ा यहाँ पर। और जहाँ तक सवाल है, विष्णु जी ने बहुत अच्छे से एक ओवरव्यू बताया है कि बाजार ही मालिक है और फिल्मों में आजकल पहले से काफी समय से, और जय सिंह साहब ने तो अपनी किताब के बारे में हमें बताया ही। मैं क्योंकि मैं लगभग 10 साल से IMC भारतीय जनसंचार संस्थान में हूँ और वहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बदल गई, मैडम को भी मैंने बताया था कि मैंने रिसर्च जर्नल और पब्लिकेशन मेरे पास आया और वहीं पर क्या कहते हैं उसी को मैंने फिर अपना आधार बनाया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ पिछले 10 साल में जो रिसर्च जर्नल जिसके हम एडिटर हैं, 2 तरह के जर्नल हमारे यहाँ छपते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो जो ट्रेंड मैंने देखा उसमें मैंने देखा कि पिछले 10 साल से जब से हम पब्लिकेशन कर रहे हैं, पहली बात तो कि फिल्मों पर जर्नल्स की बहुत कमी जी, और खासकर मतलब मैं ये भारत की बात कर रहा हूँ। बाहर अगर आप पेरिस की बात करेंगे या आप फ्रांस में ये बात जहाँ सिनेमा को बहुत दूसरी नज़र से देखा जाता है, या यूके में आप देखेंगे, वहाँ पर फिर भी आपको अच्छे सेज के यूके में इंटेलेक्ट के जर्नल्स आपको सिनेमा से जुड़े हुए मिलेंगे, फिल्म से जुड़े हुए मिलेंगे। पर इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे जर्नल्स हमको देखने को नहीं मिलते। फिल्मी पत्रिकाओं की बात अलग है, लेकिन शोध जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है फिल्म के लिए। और खासकर जब हमारा रीजनल सिनेमा जिस तरह से अब फल फूल रहा है, आप मलयालम सिनेमा को देखिए, इतनी बहुत ही मराठी सिनेमा को आप देखिए, तो उनका जो जैसे जय सिंह साहब ने बताया कि किस तरह से हमारा रीजनल सिनेमा में
कितनी किस तरह से हम पूरी पैठ बना रहे हैं ताकि, और बॉलीवुड उससे पीछे चला जाता है। लेकिन इन चीजों पर शोध नहीं हो, जो एक बहुत मुझे लगता है कि फिल्म के विद्यार्थियों के लिए, जो जैसे जेएनयू में भी फिल्म आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, हमारा खुद के डिपार्टमेंट है FTII, वो बहुत ज्यादा फिल्म निर्माण, टेक्निकल, इन्हीं चीजों में क्योंकि जैसे विश्व जी ने भी बताया कि बाजार के हिसाब से ही उनको मोल्ड किया जाता है, उनको ढाला जाता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जैसे क्योंकि ये किताब की बात है, किताबों की तो कमी है ही फिल्मों पर, सिनेमा पर, और खासकर हिंदी की हम बात करें तो उसकी हालत बहुत खराब। उसमें अगर आपको कुछ किताबें मिलेंगी भी तो वो उनकी गुणवत्ता ऐसी होगी कि वो आप अखबारी लेख की तरह लिखी जाएंगी, उनमें कोई किसी तरह का उसमें वजन नहीं होगा। तो जो और जैसे पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ कि लगभग मैंने पिछले 10 साल में 250 से 300 हमने टोटल पब्लिकेशन किया होगा, अंग्रेजी और हिंदी को मिला के पेपर हमने कई स्कॉलर्स के छापे होंगे। उसमें से मुझे लगता है कि जहां तक मुझे आज अंदाजा है, हो रहा है कि जहां तक मुश्किल से 10 या 15 पेपर हमने फिल्मों पर। तो जो इससे पता लगता है कि सिनेमा में शोध को लेकर क्या हाल है। और दूसरी बात, जैसे अब OTT की बात आई, OTT ने क्या किया है कि जैसे विष्णु जी ने भी बताया कि अब 100 सालों का जो हम इतिहास था उसको हम 5 साल में हमने कितने उसमें बदलाव देखे हैं। तो मेरे हिसाब से कि ये बात तो है, OTT ने बहुत कुछ बदला है। और क्योंकि OTT एक बहुत सुविधाजनक मॉडल है, बहुत ही सुविधाजनक है सर्विस प्रोवाइडर को भी, और सर्विस जो हम ले रहे हैं ऑडियंस के लिए बहुत ही सुविधाजनक। उसी सुविधा को अब जब हम देखते हैं पिछले 3-4 साल में, मेरे पास OTT से रिलेटेड बहुत पेपर आ, कोई श्याम बेनेगल की फिल्म की बात नहीं करता है, कोई पाथेर पंचाली की बात नहीं करता है, लेकिन जो OTT पर कितनी भी कई तरह की कुछ भी आ रही है उन पे लोग बात करना। और स्टूडेंट्स भी अब क्या है कि क्योंकि ये मशरूमिंग स्टेज बहुत मशरूम कर रहा है, तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट में सिनेमा की जो सीरियसनेस है, जो सिनेमा शोध होना चाहिए, जो कई उसमें एस्थेटिक होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उसको पढ़ना, उस पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन OTT पर वो कुछ भी सब्जेक्ट उठा के उस पे कुछ भी लिखकर वो अपना शोध पत्र भेज देते हैं। हालांकि उसका रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, हम उसको नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी उसमें जो ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं बस ये, क्योंकि सिनेमा की बात यहाँ पर हो रही है कि सिनेमा से पहली बात तो अच्छे शोध की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ हमारी लाइब्रेरी, भारतीय जनसंचार संस्थान की जो लाइब्रेरी है वो एशिया में उसको टॉप 10 में उसको दर्जा प्राप्त है, मीडिया लाइब्रेरी। वहां पर भी हिंदी किताबें सिनेमा पर कमी है, क्योंकि है ही नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रयास होता है कि मीडिया की जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो हर साल खरीद ली जाए, उसका बजट उस हिसाब से रखा जाता है, लेकिन वो अपनी भाषा में तो मिलती ही नहीं। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि OTT जब से आया है, सुविधाजनक मॉडल है, सब कुछ आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाता है, IMDb पे आपको उसकी रेटिंग मिल जाती है, कई तरह के फिल्म रिव्यूज मिल जाते हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं वो अपना सब कुछ फिल्म रिव्यू से उठाकर, कहीं और से उठाकर वो अपना शोध पत्र तैयार कर देते हैं। उसमें कोई फिल्म मॉडल नहीं, कोई सिनेमेटिक मॉडल नहीं, कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं, क्योंकि किसी भी शोध का एक मेन चीज होती है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, और फिल्म शोध में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत ही जरूरी है, बाकी कहीं हो ना हो। तो मैं बस इसी बात से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि ये बहुत चिंता की बात है कि फिल्मों में शोध की वैसे ही कमी थी कि OTT ने उसको थोड़ा सा और बिगाड़ भी दिया है। और मुझे लगता है कि जैसे विश्व जी ने भी बताया कि बहुत जल्दी हमने चेंज किया
तो और लॉकडाउन की वजह से एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड बटन दब गया कि अभी हमको बहुत जल्दी से चेंज करना पड़ रहा है हर मामले में। जी। तो लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा मतलब जो काम हम सोचते थे 5 साल में होगा वो 5 महीने में होगा, 6 महीने। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करूँगा। तो पवन जी सबसे पहले बधाई, आप IIMC में हैं, मैं IIMC हूँ 1993 बैच। कौन से बैच से? 1993 बैच से हूँ। 93, अरे वाह चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपने जो IIMC की लाइब्रेरी की बात की, तो IIMC की लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पढ़ने, और उसमें हिंदी की नहीं मिलती थी, अंग्रेजी की किताबें पढ़नी पड़ती थी। जी। तो मैंने ये जो मेरी किताब है, इसमें मैंने जो पहली बार मतलब हिंदी की किताबों में फुट नोट्स या रेफरेंस नहीं होते, अक्सर नहीं होते हैं, मैंने इस किताब में सारे रेफरेंसेस दिए हैं। संदर्भ पूरा हर अध्याय के अंत में संदर्भ दी है जी। और उसमें यह है कि उसमें अंग्रेजी की किताबों के और वो भी संदर्भ हैं जो हिंदी में दिए गए हैं, और हिंदी का जो जहाँ से मिला है वो उसमें संदर्भ हैं। तो भाषा उसकी आम भाषा है, लेकिन उसमें संदर्भ और वो शोध के हिसाब से कि भी संदर्भ जरूरी है, वो सारे दिए हुए हैं। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि संचार माध्यम हिंदी का हमारा जर्नल है, उस पे आप एक फिल्म के ऊपर किताब से को मद्देनजर रखते हुए एक बढ़िया सा शोध पत्र हमें भेजें। हिंदी में शोध पत्रों की मीडिया से रिलेटेड बहुत कमी है। हाँ, ये बिल्कुल। मुझे लगता है कि पवन जी आपका ये प्रस्ताव केवल जय सिंह जी के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। नहीं, सभी के लिए। जी। ये बहुत आपने अनुभव जन्य, हालांकि आप 10 साल से आपने कहा कि आप पब्लिकेशन में हैं, लेकिन हमें अंदाजा है कि आप हमारे विद्यार्थियों के कैमरा की समझ आपके कारण ही बनी है। तो वो भी एक है कि जहाँ पे जिस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट होती है हमें स्विच ओवर करना ही होना है। तो ये जो पूरी जो परिचर्चा है, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि सर हमारे यहाँ जर्नल नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसा भी उद्यम किया जाए कि किसी विषय के आप हैं और हमारे साथ में और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का ये भी एक उद्देश्य है, इसके पहले भी हम जैसे रोज एक विषय पे बात करते, तो मैं इस तरह के जो उद्यम है वो हमने कई शुरू करवा दिए हैं। तो यदि कुछ ऐसे पहले विचार विमर्श हो सके कि जर्नल जो है, और क्योंकि जय सिंह जी जो हैं वो अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के साथ संपादन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के संपादन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके पास भी एक लंबा मैं प्रकाशन विभाग में हूँ, जो आप हमारी मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो पब्लिकेशन हाउस है प्रकाशन विभाग। हाँ, तो वहाँ से अब तक योजना, आजकल बाल भारती और रोजगार समाचार ये सारे हैं। तो इससे पहले मैं बाल भारती में था, उससे पहले योजना में, तो आप अभी रोजगार समाचार में हिंदी हाँ पवन जी, तो ऑल इन द तो सेम ही डिपार्टमेंट में है हम तो। हाँ, मैं यही चाह रही हूँ जी। तो मेरा एक उद्देश्य ये भी है, देखिए ये भी एक संयोग बन गया कि आप हैं, विष्णु शंकर जी हैं यहाँ पर जो फिल्म निर्माण के पक्ष से जुड़े हुए हैं, जय सिंह जी भी हैं। तो संभवतः ऐसा भी कुछ इसमें कोई संभावना ढूंढी जा सकती है कि और चूंकि जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि फिल्म सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में भी बन रही है, तो उसको लेकर के भी कुछ अगर ऐसी चीजें दिमाग में हो, पब्लिकेशन और रिसर्च के ऊपर, मैं और किसी से बात नहीं कर रही, जो एक हम लोगों का एरिया है, पब्लिकेशन है, जो रिसर्च है, और एक एकेडमिक पर्पस से भी, अगर इस तरह की कोई चीजें आप लोगों के दिमाग में आए तो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग
उस जगह पर हैं जहाँ पर हम एकेडमिक और स्कॉलरली चीजों को हम लोग ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई योजनाएं हम लोग आगे भी इस पर डिस्कस कर लेंगे। और जय सिंह जी, विष्णु जी, आपके भी अगर इस तरह से आप कुछ साझा करना चाहें तो आप प्लीज जरूर हमसे संपर्क में आप रहिएगा। तो इसी बात में मैं अपने विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मन में आपका जिज्ञासा है, उज्जवल है, हमारे बीच में तूफान है, जो आप मीडिया से ही, उमा शंकर मौर्य हैं, जो आप मीडिया से ही आप लोग शोध भी कर रहे हैं। तो तूफान, आपके मन में, उज्जवल, आपके मन में जिसके भी जिज्ञासा हो जी बात करें। जी मैम, मुझे पूछना है और मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं जैसे कि फिल्म और बाजार की बात हो रही थी और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो फिल्म निर्माता भी हैं और सर ने किताबें भी लिखी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि OTT के दौर में फिल्मों की जो ये जो पायरेसी होती है वो कितना मतलब इस इंडस्ट्री को या फिर क्या कहते हैं जो निर्माता है उसको प्रभावित करती है। मैं जय सिंह सर से भी और उपाध्याय सर से भी जानना चाह रहा हूँ। जी, तो वैसे तो उपाध्याय जी ज्यादा अच्छे तरह से बता पाएंगे एक प्रोड्यूसर को हाँ प्रोडक्ट का नुकसान होता है, लेकिन अगर आंकड़ों और इसकी बात करें तो ये कई हजार करोड़ का नुकसान होता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, अगर सारी फिल्मों को मिला के जो पायरेसी का वो था। अभी तो म्यूजिक का इतना पायरेसी का इतना वो नहीं रहा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अवेलेबल हो गया। ये तो पहले म्यूजिक पायरेसी से ही कई हजार करोड़ का नुकसान पूरी फिल्म इंडस्ट्री को होता था। और फिल्मों का तो जो बड़े प्रोडक्शन हाउस थे वो तो सरवाइव कर भी जाते थे, छोटे निर्माता निर्देशक को तो पूरा मतलब वो बैठ जाते थे कि एक फिल्म बनके तैयार नहीं होती थी, वो प्रोसेसिंग में होती थी और उससे पहले ही उसका DVD या CD जो है वो पायरेटेड CD मार्केट में आ जाती थी। और पब्लिक भी वो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए खर्च करके उस फिल्म को देखने में, उसमें ऑडियो कहाँ होता था, वीडियो की क्वालिटी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये था कि भाई 20 रुपए में CD मिल गई और ये नई फिल्म है और इसको देख लो। उसमें सब तरह के लोग शामिल होते थे, आदर्शवादी लोग भी शामिल होते थे जो कहते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कई हजार करोड़ का नुकसान होता था पायरेसी से। अब अभी क्या सीन है, अब तो उस तरह का नहीं है पायरेसी। जब तक डिजिटल उसने जो है पायरेसी को खतरा भी बढ़ाया है और खतरा कम भी किया है। जी बिल्कुल। बीच में मतलब ये बात थी कि राधे फिल्म जब रिलीज हुई थी तो अखबार में मैंने देखा था कि आप इतने पे OTT प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए कंपेयर टू आप पायरेसी देखें, इसलिए ये सवाल मेरे मन में आया था। विष्णु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब ये पायरेसी का जो मुद्दा है वो है और वो एक बड़ा सदर। मैंने अभी अपनी फिल्म जब रिलीज करी और अभी भी हमारी फिल्म OTT पे आई नहीं। एक बार हम OTT को जब फिल्म देखेंगे उसके बाद उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो पायरेसी कैसे। लेकिन चूंकि जैसे ही थिएटर में हमारी फिल्म आई हम परेशान हो गए, इतना ज़्यादा पायरेटेड वर्जन चारों ओर यूट्यूब पे आ गया। तो हमने एक कंपनी हायर करी थी और वो कंपनी का यही काम था कि यूट्यूब से उसको हटवाना। वो यूट्यूब और गूगल के साथ मिल के और वो कंपनी मुझको बंद करा दी। अभी भी मेरे को कई जानने वाले लोग फ़ोन करते हैं कि भाई मैंने आपकी फिल्म देखी। तो मैंने कहा कि तो मेरी फिल्म आप थिएटर में देखेंगे तो आपने छोड़ी देखी हुई थी, OTT पे हमने दिखा नहीं। तो वो बोले हाँ वो यूट्यूब पे थी। तो फिर हमें पता चलता है तो बंद करा। तो है ये है मुश्किल। जी कनेक्शन लॉस्ट हुआ जी। लेकिन क्या होता है कि एक हम फिल्म बनाते हैं तो जैसे कि एक बिजनेस करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इतना तो नुकसान लीकेज से होगा, कुछ लोग चोरियां करेंगे। वैसे ही फिल्म में भी हम मान लेते हैं कि हाँ कुछ ये भी चलेगा। लेकिन अगर बहुत एक्टिव आज की डेट में रहा जाए
और ऊपर एजेंसी वगैरह आप हायर करके और एक आदमी को इस काम में लगा दिए तो पायरेसी को अब काबू करने का भी टेक्नोलॉजी आ चुका है। लेकिन वो क्या होता है ना कि वो बड़ा सरदर्द है। आप 5 का मैं बंद कराता था तब तक 10-15 और कॉपी कर लेते थे। अब तो उन्होंने लगा के मोबाइल से बना लिया, कैमरा लगा के बना लिया, उसको डाल देते हैं तो आपको लगे रहना पड़ता है कि हटाते जाए। बट एक टाइम के बाद आदमी बोर हो जाता है। मैं बोर हो गया हूँ, हो सकता है मेरा पायरेटेड वर्जन पड़ा हो लेकिन मेरे को मन नहीं करता। चलो यार तो जैसे कोर्ट है जैसे ऐसे बड़े सारे पीछे चीजें हमने फैसले हमने देखे कोर्ट में। एक ऑर्डर होता है जॉन डाउ ऑर्डर, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने वो हाई कोर्ट में जा करके उन्होंने जॉन डाउ ऑर्डर्स लिए, जिसमें जैसे गूगल हो गया या यूट्यूब हो गया, उनके खिलाफ वो स्टे ऑर्डर ले लिया कि इस पर ये फिल्म नहीं दिखी। तो इस तरह का भी कुछ मतलब ये कुछ साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, उसके बाद अभी क्या स्थिति मुझे अंदाजा नहीं है। सर विष्णु जी, ऐसा कुछ है आपके उसमें नॉलेज में? ये अभी कुछ साल पहले तक पायरेसी से नुकसान कहीं ज्यादा था, अभी जो नुकसान है उससे ज्यादा था। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि OTT आ गया, तो OTT पे एक बार आप फिल्म दे देते हैं तो फिर वो OTT कंपनी मैनेज करती है, उसके पास फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होता है। तो मैनेज करती है कि कोई लीकेज कर लिया हमारे फिल्म को तो बंद कराएंगे। एक प्रोड्यूसर के लिए पहले बहुत बड़ा सर दर्द था, क्योंकि उसके पास अब थोड़ा सा ये है ना कि हम फिल्म थिएटर में ले आए, थोड़ा दिनों तक हम पायरेसी रोकने का प्रयास किए, तब तक हमने किसी OTT को दे दिया, हम मुक्त हो। और उसके लिए थिएटर बहुत सारे फिल्म मेकर बहुत प्रयास करते हैं। अभी राधे के भी बहुत सारा वर्जन आ गया था पायरेटेड, लेकिन इसको बिल्कुल ही खत्म कर देना मुमकिन नहीं है भारत जैसे देश में, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, हमें पता भी चल जाए, हम कहीं जाएं IP एड्रेस और वो सारा इन्वेस्टिगेट करा के पता भी कर लें कहाँ 140 करोड़ में हम किसको खो जाएंगे, किसने देखा किसने डाला, यही करते रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी जैसा कि यूट्यूब पे तो रोक दिया जाता है, गूगल पे भी रुक जाता है, बट आपकी जानकारी में होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए। जी जी जी। और कोई विद्यार्थी? हाँ उमा बताएं। मेरा एक सवाल है कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म के आने से क्या मल्टीप्लेक्स वगैरह आने वाले समय में बंद हो जाएंगे क्या, या छोटे शहरों में भी जो भी है बंद हो जाएंगे? और फिर एक तरफ ये भी हो रहा है कि हमारे जो निर्माता हैं वो घाटा सह के भी आज के दौर में कर रहे हैं, तब में भी बना रहे हैं और OTT पे अपना डाल रहे हैं। क्या जियो की तरह वो हाल होगा क्या इन फ्यूचर में, जैसे कि जियो ने शुरू में फ्री सबको एक नेटवर्क दिया, उसके बाद में अच्छा खासा मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया? अगर ऐसा होता है तो अगर एक OTT प्लेटफॉर्म पर एक निर्माता के लिए भी दबाव रहेगा, क्योंकि वो चाहेगा आप कम से कम दाम में फिर भी आप मतलब अपने प्रोडक्ट को हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर सप्लाई करें। क्या ऐसा होगा सर? थोड़ा इस पर हमको विस्तार से बताएं। जी आप तमाम हैं इससे वैसे जो OTT जैसे कि जियो का उदाहरण दे रहे थे, अमूमन उसी रास्ते पर जाएगा। अभी तो यह है कि ऑडियंस को जोड़ना है तो अभी फ्री सब्सक्रिप्शन भी है और नॉमिनल है, लेकिन जब ये लत पड़ जाएगी तो फिर आपको पर फिल्म और पर व्यू के हिसाब से पैसा वसूला जाएगा। इस तरह का मार्केट का वो आगे चल के बढ़ेगा, उसी तरह का रहेगा। तो सर आने वाले समय में जिस तरह आज भी निर्माताओं को मतलब घाटे में रह के भी उनको दबाव झेलना पड़ रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी तो उनके ऊपर और दबाव बना रहेगा। हाँ, फिल्म वालों पे मतलब प्रोड्यूसर पे तो हमेशा प्रेशर रहेगा ही। वो जितने भी मॉड्यूल आ जाएं वो एक प्रेशर तो रहेगा ही। ये प्रेशर तो रहे जय सिंह साहब या विष्णु जी या पवन, आप सभी के लिए है कि दबाव तो रहे,
लेकिन आखिरकार सिनेमा बन रहा है जिस उद्देश्य को लेकर के, वो दबाव में रहकर भी फायदा होता है तो एक बात है, लेकिन दबाव में रहकर के ही अगर वो कह रहे हैं कि घर ही बिकते रहे तो इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि ये मेरे हिसाब से ये कंटेंट के लिए और नए टैलेंट के लिए ये सबसे अच्छा दौर है। इससे अच्छा दौर पहले कभी नहीं आया। आप अगर 10 साल पहले भी देखें तो आपको गिने चुने वही कुछ नाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस मिलेंगे, उनको क्रैक करना, वहाँ एंट्री करना और छोटे बजट के निर्माता निर्देशकों के लिए काम करना। अगर काम कर भी लिया, फिल्म बन भी गई तो थिएटर नहीं मिलते, थिएटर मिलते हैं तो सही समय पर और सही शो नहीं मिलते। वो बड़ी लॉबी है, वो विष्णु जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो सिनेमा मालिकों की जो सिनेमा चेन्स है उसकी एक लॉबी है। आपकी फिल्म को रिलीज मिलेगी नहीं मिलेगी, सही समय पर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसको मल्टीप्लेक्स ने आके काफी कुछ तोड़ा, उस चेन को तोड़ा है। और उसके बाद अब मल्टीप्लेक्स के बाद ये मिनीप्लेक्स या OTT आया है, तो ये एक नए क्रिएटर के लिए ये गोल्डन पीरियड है, बल्कि डायमंड पीरियड है। अब आप देखिए कि तमाम तरह के नए टैलेंट, नई फिल्में हैं और नए फॉर्मेट जो है वो आ रहे हैं, तो OTT को इसका क्रेडिट भी जाएगा। अगर किसी के पास अच्छी कहानी है, अच्छी फिल्म है, तो उसके लिए ऑडियंस है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, बाजार है। तो अच्छी फिल्म अगर बना ली और रिलीज ही नहीं हुई और लोगों तक, दर्शकों तक नहीं पहुंची, तो वो किल हो गया, वो सब बेकार हो गया, उसमें घर भी बिक जाएगा। मैं भी सहमत हूँ कि मैं दिल्ली से बाहर, ये लॉकडाउन के सिलसिले में, कोरोना के सिलसिले में, मैं दिल्ली से बाहर NCR में सोनीपत एक जगह है कुंडली के आगे हाईवे पर, तो मैं वहां पर शिफ्ट हो गई हूँ। तो वहां पर एक छोटा सा घर लिया मैंने। तो आपने जो कहा नए टैलेंट को OTT प्लेटफॉर्म मौका देता है, कि मेरा जो 14वें फ्लोर पे मेरा जो फ्लैट है, तो मेरे ब्लॉक के सामने जो ब्लॉक है उसका जो 13वां 14वां फ्लैट है, तो वो सामने दिखता है, आमने सामने हमारा। तो उसमें मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ ये OTT प्लेटफॉर्म के कई सारी फिल्में, सीरियल, इस तरह की जो फिल्में हैं उनकी शूटिंग बराबर चल रही है। और जो चेहरे जो दिख रहे हैं वो वो सारे मुझे लग रहा है आसपास के ही जो कॉलेज गोइंग और उस तरह के जो बच्चे हैं वो सारे शक्लों से दिखता है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में भी ये काम तो चल रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़े बड़े स्टूडियोज नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई घर जो है उसके भीतर ही ये सारी शूटिंग चल रही है। तो ये बात, मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। और किसी और के मन में कोई जिज्ञासा हो नहीं तो हम इसको समझें। पवन, आपको कुछ कहना हो? उज्ज्वल, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अब OTT पर भी जब इधर देखा कि इधर भी ऑडियंस है और ये बूम करेगा, तो इधर भी बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े स्टार जो है इधर भी वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे उस बाजार को समझ के। बड़े बड़े स्टार इधर अपनी फिल्मों को लेके आएंगे इधर, लेकिन कंटेंट के लिए वहां पर स्कोप और स्पेस बहुत है। आपके पास चॉइस है, आप अच्छी कहानी देखेंगे और आप स्टार वैल्यू पर नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए चॉइस है, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के लिए भी चॉइस है। और प्लेटफॉर्म जरूरी है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी विष्णु जी, मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे, मैं जिस जगह से हूँ चंपारण में, बेतिया जिला है, वहाँ से प्रकाश झा जी हैं, उन्हीं को देखकर मैं सिनेमा में आया भी। मतलब मेरा रुझान भी सिनेमा की तरफ बढ़ा, के बारे में पढ़ के सोचूं। उनकी पहली फिल्म दामुल रिलीज नहीं हो पाई, जिससे उनको नेशनल अवार्ड मिला था और फिल्मकार के तौर पर एक पहचान मिली। वो तब भी रिलीज नहीं हो पाई। वो मुझे फिल्म वाले लोग जो बहुत पहले से फिल्में बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सिनेमा तब भी उतना ही मुश्किल था बनाना और रिलीज करना, और आज भी उतना ही मुश्किल है बनाना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कहानी और कंटेंट जो बदला है। ऑफ कोर्स पिछले 10-15 सालों में कंटेंट बदल गया है। अगर कंटेंट नहीं बदलता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे लोग एक्टर नहीं बनते।
क्योंकि कंटेंट बदला तो फिर अभिनेता की परिभाषा थोड़ी सी बदली, लुक तक ही अभिनेता सीमित नहीं रहा, तो मनोज वाजपेयी जैसे। लेकिन अब देखिए ये नया प्लेटफॉर्म जो आया है OTT, ये आपको नई कहानी कहने का एक मौका तो जरूर देता है कि आपको थिएटर के लिए मोहताज ही नहीं, आपकी फिल्म प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और दिक्कत यहाँ की, एक नया आदमी चाहे जितनी अच्छी फिल्म बना ले, उसको पैसे नहीं, वो कहेंगे कि हमें फ्री, वो कहेगा OTT कि हमें फ्री में दे दो, शेयरिंग सिस्टम पे आ जाओ, अगर तुम देखेंगे तो मैं दे दूंगा, नहीं देखेंगे तो नहीं दूंगा। वो चैलेंज उसका आज भी वहीं खड़ा है। मतलब कि अगर वो पिक्चर आपकी नजर में उसके रिलीज हो गई OTT पे, लेकिन आया कुछ, वो समस्या आज भी है। क्योंकि आपने जो कहा ना कि उसमें बड़ी कंपनियां उतर गई, अभी तो गांव बसता नहीं, लुटेरे आ जाते, उन्होंने घेर लिया है। वो आ गए, वो आ चुके हैं। मतलब अभी OTT आया नहीं कि पहले से आगे बैठ गए, आने वाला है। तो नए आदमी के लिए कहानी कहने का एक जो एरिया है वो बढ़ा है। आप छोटे शहरों की कहानियां, अलग तरह की कहानियां भी कह सकते हैं। पैसा न तब मिलता था नए को, न पैसा अभी आसानी से मिलेगा। इसके लिए आपको अगेन वही ब्रांड बनना पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा। ये ब्रांड, वो चाहे राजनीति हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे स्पोर्ट्स, गुणवत्ता से ज्यादा ब्रांड इसका वर्क करता है, बाजार को ब्रांड। तो एक नया चलन चालू हो गया कि फिल्म मैंने बनाई। मैंने क्या किया कि एक बड़े मेकर को कहा कि भैया आप अपना नाम दे, तो वो देखा फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, तो मैं प्रेजेंटर बन जाता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो कहता है कि मैं अपना नाम दे देता हूँ और बिजनेस में इतना पैसा नहीं, क्योंकि उसके नाम पे लोग देख भी सकते हैं, हो सकते हैं, या उसके नाम पे कोई OTT ले ले। लेकिन अब उसके नाम पे OTT तो ले लीजिए, फिर प्रेजेंटर बड़ा हो गया, बैनर बड़ा हो गया, बट वो जो पैसा मिलेगा वो ले लेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा ले रहे, वो प्रेजेंटर ले लेगा, क्योंकि उसने अपना नाम दिया। तो मिला जुला के सिनेमा, बॉबी बेदी हैं जो बैंडिट क्वीन और मंगल पांडे सरी के फिल्में बनाए हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहते हैं कि ये बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, मैडनेस ही है ना। कि बिजनेस से ज्यादा ये मैडनेस है, मैडनेस से ही आप फिल्में बनाते हैं और सर्वाइव करते हैं। मुझे, मैं फिल्म रिपोर्टर भी रहा हूँ, ABP न्यूज की तरफ से मैं पहले फिल्म रिपोर्टर बना, फिर मैं फिल्म प्रोड्यूसर, मतलब फिल्में बनाने के तरफ गया। मैंने हर तरह से झांकने की कोशिश कर, लेकिन सिनेमा में हर तरफ मुझे दिखता है कि यार इधर से एक रास्ता है, जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पहले से लोग लाइन में खड़े हैं या दरवाजे। तो अंततः वही रास्ता है कि लंबा संघर्ष, जूझते रहिए, जिद पाल के कहानी कहते हैं। अगर आप यही कहने के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिनेमा सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, ब्रांड बन जाने के बाद लोग पैसा भी कमा लेते हैं अपने नाम का, लेकिन सिनेमा में और कोई तय पैमाना नहीं है, ना इसका इकोनॉमी का कोई तय पैमाना है, ना इसके मेकिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना हिट फ्लॉप कराने का फॉर्मूला है। रही बात जो आपने कहा कि थिएटर्स बड़े लोगों के हाथ में, एक सवाल था किसी सज्जन ने पूछा था ये कि क्या मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे या थिएटर सीधी से बंद नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। ये कि जो स्टोरी ओरिएंटेड सिनेमा होगा वो OTT पे आ जाएगा, और जो रोहित शेट्टी काइंड ऑफ सिनेमा होगा वो मल्टीप्लेक्स में चलेगा। मतलब जो बड़े बजट का बाहुबली, रोहित शेट्टी और एक खास तरह का सिनेमा, जहां हम ये देखने ही जाएंगे, वीडियो गेम की तरह हमको एंजॉय करना है, हम सिनेमा से कम वीडियो गेम एंजॉय करने ज़्यादा अगर जाएंगे तो सिनेमा चलता रहेगा। लेकिन कहानी, जो कहानी जिसमें बेसिकली स्टोरी ओरिएंटेड सिनेमा होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, आर्ट ओरिएंटेड होगा, वो OTT पे आएगा। हाँ, पैसा लेना तब भी मुश्किल था, OTT से भी मुश्किल। पवन, आप कुछ इस पर जोड़ना चाहेंगे या हम समाहार की ओर चलें? हाँ। नहीं, मुझे तो लगता है कि सारी बातें हो ही गई हैं और बहुत अच्छी चर्चा रही। बहुत जो सूक्ष्म तरीके से जो विष्णु जी ने और अजय सिंह ने
चीजें बताया, मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहें और हम ऐसे छोटे छोटे बातों पर बड़ी जी मुझे चूंकि ये सारा जो प्रोग्राम होता है रिकॉर्ड होता है, फिर ये हमारे लिए स्टडी मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अभी 30 जितना भी हमारे हुए हैं वो सारे स्टडी मटेरियल के तौर पे हम यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन हमें पढ़ाने अध्यापन के लिए हमें इन सारे प्रोग्राम्स का रिकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो मेरा कहना केवल अभी ना मैं समझ पा रही हूँ, जैसे कल हमारा सैटरडे का जो चौथा शनिवार होगा जिसपे हम सिनेमा पर ही बात कर रहे हैं, है ना। तो कल हमारा सिनेमा पे जो विषय है वो है नायक की अवधारणा। जैसे अभी विष्णु जी ने बात कही कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी जी या अपने अरे क्या ये अपने फैमिली, हाँ मनोज वाजपेयी जैसे जो हैं, इस तरह के जो एक हीरो बन करके आए। तो इसी विषय पर कल हमारी चर्चा भी है। मेरे मन में एक विचार ऐसे आया कि जो एक फिल्म अगर हम 3-4 दिन का इसी तरह से एक फिल्म अंडरस्टैंडिंग सिनेमा करके भी अगर हम ऐसी वर्कशॉप 3-4 दिन की 3-4 ये सेशंस की अगर इस तरह से अब मेरे दिमाग में चूंकि बातें आ गई आपकी बात से, जयसिंह जी की बात से और विष्णु जी की बात से, मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ सेशंस छोटे से हम अगर कर सकें तो एक विद्यार्थियों के लिए जो इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा पहल होगी। तो मैं इसको एक रूपरेखा बनाऊंगी और आप सबके पास भेजूंगी। तो आप में से अगर आप लोग अपनी सुविधा से जुड़ पाएं तो मैं इसको और फिर आगे प्रोफेशनली ढंग से इसको मैं आगे टेकअप करूंगी। जैसे हमने ये हमारे यहाँ मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ये जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और जंतम है वो उसी रेवेन्यू मॉडल पर ही हैं। तो ये समझ करके कि अगर ये वर्कशॉप्स हमारे सफल हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस पर इसी तरह से एक शॉर्ट टर्म कोर्स और डिजाइन कर सकती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे कहते हैं कि फिल्में समाज का दर्पण है, आज के सिनेरियो में हम ये सोच रहे हैं कि समाज को देख के फिल्में बन रही या फिल्म को देखकर समाज बन रहा है। अच्छा, मैं इसका जवाब अगर ये बोल दूं कि एक तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जिसमें अन्योन्याश्रिता एक शब्द होता है, अन्योन्याश्रित, है ना। तो ये बात तो ठीक है कि जो समाज में जो कुछ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शंस भी दिख जाता है, लेकिन यह भी है कि समाज जो है उसको देख के भी अपने को बदलता है। बाकी मुझे लगता है जब संक्षिप्त रूप से आपने जो कोई टिप्पणी करना चाहे इस पर, हालांकि विषय बहुत बड़ा है लेकिन मतलब बहुत संक्षिप्त रूप में कि हम सिनेमा को देख के बदल रहे हैं या सिनेमा हमें देख करके रूपांतरित होती है। जी विष्णु जी पवन जी बताएं आप, चूंकि ये शोध का मामला ज्यादा है और आप जी हाँ ये मुझे लगा कि शायद जयसिंह जी जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो मेरा जो मानना है, क्योंकि फिल्म स्कॉलर तो मैं भी नहीं हूँ, ये जैसे मैडम ने भी कहा कि ये वाइस वर्सा है कि फिल्म हमेशा से ही फिल्म समाज में जो भी घटित हो रहा है, जो भी सोच है, जो भी ब्रह्मांड में लोगों की आपसी सोच, उसी से ही सिनेमा निकल सकता है और हमारे पास कोई और उसका जो सोर्स तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो खैर हम सभी मुझे लगता है जानते हैं कि सिनेमा हमारी सोच से ही हमारे समाज में जो भी घटित हो रहा है, इवन जैसे जयसिंह जी ने भी जो किताब लिखी वो भी सारे परिदृश्यों को देखते हुए फिल्म में उनके आसपास की गतिविधियों को, तभी वो किताब भी लिख पाए।
तो मुझे लगता है कि जो भी ये एक तरह का वाइस वर्सा, जैसे कई बार क्या होता था कि पहले संक्षिप्त में मैडम ने कहा कि जो फिल्म स्कॉलर जो होते हैं वो फिल्मों को देख के नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स उनके लिए एक अनिवार्य शर्त होता है, अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएंगे कि फिल्म में क्या तकनीकी है और क्या उसका एस्थेटिक है। तो मैं पवन यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगी मैं कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में, सिम्बायोटिक का मतलब केवल ऐसा नहीं है जैसे अब हम 90s के बाद में संयुक्त परिवार की ही फिल्में ज्यादातर देखते आ रहे हैं, वो बरजात्या की फिल्में हो, शाहरुख खान की फिल्म हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें जो संयुक्त परिवार हमारे यहाँ से गायब हो रहा है उसको फायदा करने की जो बात हो रही है, या फिर जो हीरो और हीरोइन की परिकल्पना है। तो जो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, सपनों को सौदागर ऐसे ही नहीं कहा जाता सिनेमा को, तो जो हमारा अनकॉन्शियस में दबी हुई इच्छाएं हैं, उन दबी इच्छाओं को वो टारगेट करता है। जो चीजें समाज में लुप्त होती जा रही हैं उन्हें वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब अगर शहंशाह जैसे फिल्में वो पैरेलल अपना एक न्याय व्यवस्था को स्थापित करते तो उसके मूल में कहीं ना कहीं न्याय के प्रति हमारी जो मौजूदा संस्थान है उसके प्रति जो हमारी आस्था घट रही है, वो भी उसके पीछे बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो ये मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैंने जैसे पहले कहा कि सिनेमा जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है, हमारे उन अवचेतन में जो सपने हैं जो हम असल जिंदगी में हम नहीं कर पाते, नैतिकता के दबाव में दबा देते हैं, उनमें से वो कुछ ना कुछ चीजें पकड़ता है। एक आदर्श समाज का, एक आदर्श परिवार का, एक आदर्श संयुक्त परिवार का, आदर्श स्त्री का, आदर्श का पुरुष का, वो सब भी लेता है। साथ ही साथ वो जो एक्चुअल यथार्थ है उसका भी वो बड़ा एक समटाइम्स अनरियल सॉल्यूशन दे करके वो फिल्म बनाता है। तो समाज से उसका संबंध चाहे इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बहुत तो है ही है, प्रेरणा के तौर पर समाज से संबंध उसका है ही है। मुझे इतना कहना है जी। जी मैं कहना चाह रहा था कि सिनेमा समाज का दर्पण है या साहित्य समाज का दर्पण होता है, और सिनेमा से कितना प्रभावित होते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा से समाज नहीं बदलता है, सिनेमा से समाज नहीं बदलता। अगर बदलता तो इतना सिनेमा पिछले 100 सालों में इतना सिनेमा बना है, अच्छी कहानियाँ, अच्छे किरदार, तो वो समाज में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन होता, परिलक्षित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। खासकर हमारे देश में जहाँ पे एजुकेशन या जो शिक्षा का स्तर जो जितना है और सिनेमा को मूलतः एक मनोरंजन का माध्यम ही मानते हैं, तो यहाँ पहला मकसद तो मनोरंजन करना ही है। हाँ, लाखों करोड़ों में कोई उससे प्रभावित हो सकता है कि कोई किसी ने उसको देख के उस तरह की कोई चोरी कर ली, या किसी का एक का मर्डर कर दिया, या कोई उसी तरह के कपड़े पहन लिए, आइकॉन बना लिया, उस तरह से बाल या फैशन में वो सब कर लिया। लेकिन मोटे तौर पर तो सिनेमा हमारे यहाँ एक मनोरंजन का माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है। सिनेमा 99% तो ये है कि मनोरंजन किया और निकल लिए भाई। कुछ फिल्में आपको या कुछ किरदार जो है सिनेमा हॉल से निकलने के बाद कुछ दिनों तक आपके साथ रह सकते हैं, कुछ दिनों, महीनों, सालों तक रह सकते हैं, लेकिन वो अनुपात बड़ा कम होगा। मोटे तौर पर, बड़े पैमाने पर तो ये है कि समाज सिनेमा देख के तो समाज मेरे ख्याल से तो नहीं बदलता। मैं इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, बुरी चीजों के लिए जरूर बदलता। हाँ, मैं बस इसमें एक लाइन ये जोड़ना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, नहीं बदलता, नहीं बदलना, लेकिन जहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बदलता है, वो उसकी रफ्तार जो है बहुत ही धीमी है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के हिसाब से जब हम कहते हैं कि जब विकास होता है, विकास की रफ्तार इतनी धीमी होती है, वो इतनी धीमी होती है कि वो हमें पता ही नहीं लगता है कि हम
हमारा विकास किस तरह से हुआ। तो सिनेमा में भी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बदलता है, और उसका अनुपात की जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसका एक तो अनुपात बहुत कम होता है, दूसरा उसकी रफ्तार उससे भी धीमी होती है। तो हम कई बार उसको हमारे अंदर या दूसरों के अंदर उसको देख ही नहीं पाते। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं कुछ तो होता है। ये बात भी ठीक है कि कई आप कुछ किरदार आपके साथ रह सकते हैं, कुछ नहीं रह सकते। तो मैं बस इस पे यही अपनी टिप्पणी करता। बिल्कुल सही। और जय सिंह जी और विष्णु जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन जी, आपने जो बातें कही और जिस पुस्तक के बहाने ये सारी चर्चाएं हुई, मैं मानना अभी भी ये है कि सिनेमा का इम्पैक्ट जो है वो दर्शकों पर अच्छा, तो जो जैसे कहा कि वो धीरे धीरे पड़ता ही है कि कुछ पात्र हमारे साथ रह जाते हैं, लेकिन जो पात्र हमारे साथ रह जाते हैं वो अच्छे कम रहते हैं, बुरे ज्यादा साथ रहते हैं। और ये भी तय है कि सिनेमा में जो बात दिखा दी जाती है, मीडिया में जो बात दिखा दी जाती है, वो सोशली एक्सेप्टेबल वाली पोजीशन में आ जाती है। इसलिए सन 2000 के आसपास से जब लिव इन रिलेशनशिप पर फिल्में बननी शुरू होती हैं, या दोस्ताना के आने से जो गे रिलेशनशिप के ऊपर जो उस पर बात होती है, तो पहले तो बातें ऐसे काना फूसी यूजन से बात होती थी, फिल्म आने के बाद वो सोशली एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाती है कि लोग वैसे वैसे मतलब आम तौर बातें करने लग जाते हैं, आम उसे कोट करने लग जाते हैं। तो यानी वो केवल दबे छुपे कानों की बात से न रह करके वो एक सहज स्वीकार्य रूप का धारण करती रहती है। और कई बार ऐसे भी इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं जहाँ पे फिल्में देख कर ही कुछ अपराध किए भी जाते हैं। तो ऐसा है कि फिल्मों का असर अच्छा हो या बुरा एक हमारे दर्शक पर, हमारे समाज पर निश्चित रूप रखता है। और यह भी सच है उतना ही बड़ा कि जो फिल्में हैं वो अपनी प्रेरणा, अपना उत्स, अपना सोर्स समाज से ही ग्रहण करती है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड की चीजें हो या वो टारगेट अनकॉन्शियस माइंड करे, लेकिन समाज के उसका संबंध अविच्छिन्न रूप से जुड़ा ही रहता है। तो इसलिए इस चर्चा को, जो बड़ी खूबसूरत चर्चा थी, इस पर एक बड़ी गंभीर बातचीत हुई और गंभीर बातचीत के साथ कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स मेरे सामने भी और हमारे सामने भी, जो पवन, चुके मेरी टीम के ही हम लोग हैं जो इस तरह की खुराफातें बहुत सारी करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो मुझे लगता है और कुछ नए खुराफातों के लिए आज हमें मसाला मिल गया है यहाँ पर। और जल्दी ही हम आपको, आप लोगों को और जोड़ेंगे उस नई खुराफातों से। आज के लिए सभी का शुक्रिया। और कल मैंने बताया कि नायक की अवधारणा पर हमारा जिक्र है, लिंक भेजूंगी, जब आपका समय हो तो जरूर जुड़िएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। शुक्रिया। सर नमस्कार।